हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवर्सिटी। आज हम 19 जुलाई के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन पिनल कोड आईपीसी इज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आईपीसी की स्थापना पूछी जा रही है यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है आज? ये वाला क्वेश्चन हमने क्यों पूछा है? क्योंकि ये इस समय करंट में है, और करंट में इस वजह से है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें जमानत कानून में कुछ सुधार की बात की गई है। तो इस वजह से ये इसका स्टैटिक्स भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1857, 1860, 1761 या 1862। तो इसका सही आंसर 2 सेकेंड है, 2-3 सेकेंड में आप देख ले। इसका सही आंसर होगा 1860। इसके अलावा 1857 आपको पता ही है, और 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, और 1862 में भारत शासन अधिनियम सेकेंड वाला आया था। 1858 में जो पहला वाला आया था उसके बाद। ठीक है, तो इसलिए ये वाला भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये सारे ही ईयर जो भी लिखे हुए हैं यहाँ पे वो वाले इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 1860 की अगर बात करें, थोड़ा सा और समझे तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के बारे में आप बता ही चुका हूँ। तो आईपीसी का जो पहला हमारे देश में विधि आयोग था, पहला विधि आयोग, वो 1834 में आया। ये 1833 का चार्टर अधिनियम उसके अंतर्गत आया था, और लॉर्ड मैकेले की अध्यक्षता में 1860 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कब ये इस्टेब्लिश हुई, ये पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ये है 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1975, 1 अप्रैल 1976 या 24 अप्रैल 1973। तो इसका सही आंसर आप 2 सेकेंड में देख लें। इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 1974। इसके अलावा इसमें बाकी डेट तो नहीं, ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 1973 इस डेट में क्या हुआ था? केशवानंद भारती केस का रिजल्ट आया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर, हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 24 अप्रैल 1 अप्रैल 1974। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी भारत में वास्तविक अपराध कानून के प्रशासन के लिए मुख्य कानून है। यह वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया, मतलब बिल के रूप में आया होगा, और 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ संवैधानिक प्रावधान एवं संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है? अनुच्छेद, ये भी उसी से क्रिमिनल कोड न्यूज़ में है, तो क्रिमिनल कोड न्यूज़ में है तो गिरफ्तारी भी आएगा। ठीक है, इसमें गिरफ्तारी की बात की गई है तो गिरफ्तारी भी आएगा। तो इस वजह से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये पॉलिटी का भी पार्ट बन गया तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो खैर, आर्टिकल 19, 20, 21 या 22, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? 2-4 सेकंड में सॉल्व करते हैं। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आर्टिकल 20 है। ठीक है, तो इसके बारे में बाकी चीज़ें आगे हम पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20, जिसके तहत अगर मनमानी गिरफ्तारी किया जाता है तो उसके खिलाफ ये, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट कोई भी व्यक्ति जा सकता है। एक तरह से ये मौलिक अधिकार हो गया ना, मनमानी गिरफ्तारी यानी कि मौलिक अधिकार का हनन। ओके, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। आर्टिकल 20 की बात करें, अगर आर्टिकल 20 में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति है, अगर उसने अपराध किया है और उसके खिलाफ कुछ साक्ष्य हैं तभी उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद मुकदमा आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई अपराधी है तो उसे उतनी ही सज़ा दी जाएगी, उतनी मात्रा में सज़ा दी जाएगी जितना हमारे सीआरपीसी या आईपीसी में मेंशन है, उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। और कोई नया कानून बना करके उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर जैसे कोई कानून तोड़ता है कोई व्यक्ति, तो उसे मान लो 5 साल की सज़ा मिलनी है। अभी फिलहाल सीआरपीसी या आईपीसी के किसी धारा में 5 साल की सज़ा लिखी है, तो अगर अभी कानून बदल करके उसे 6 साल किया जा रहा है, तो आगे वाले जो भी होंगे मुजरिम, उनके ऊपर ये हो सकता है लागू, लेकिन अभी अगर उसे पकड़ा गया है तो उसे 5 साल की ही सज़ा होगी। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 21 की बात करें तो ये जीवन, क्योंकि 21 मैंने ऑप्शन में रखा था इसलिए इसको देख लेते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। किसी को नज़रबंद करने के, अगर किसी को नज़रबंद किया जाता है या जेल में अकेले बंद किया जाता है,
किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया जाता है अगर, तो वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा आर्टिकल 22 की बात कर लेते हैं, ऑप्शन में ये भी था। आर्टिकल 22 की बात करें, अच्छा ये सारे ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट से एफआर से संबंधित है, ठीक है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है, इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ये बताना होगा कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इस चीज़ का उसे अधिकार है। किसी वकील से उसे परामर्श लेने का अधिकार है, इसके लिए पुलिस उसे रोक नहीं सकती। जो यात्रा का समय होता है ना, इसके अलावा हम बात करेंगे तो जो यात्रा का समय होता है उसको छोड़ करके 24 घंटे के अंदर, ठीक है, क्योंकि यात्रा पता लगा यात्रा में ही 2 दिन लग गए कहीं से ले आना है, तो वो वाला समय नहीं गिना जाएगा। अगर किसी को पुलिस पकड़ती है तो उसे 24 घंटे के भीतर, 24 आवर के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना है, ठीक है। अगर कोई बहुत दूर है, जैसे मान लो केरला से किसी को पकड़ा जा रहा है, केरला से किसी को पकड़ा जा रहा है, ला रहा है कहाँ, यूपी, ठीक है, तो इसमें ट्रेन से लाए तो उसको ज़्यादा टाइम लग गया, तो ये जो ट्रेन वाला टाइम है ना उसको नहीं गिना जाएगा। जैसे ही वो यहाँ थाना पहुँचा, वो उस समय से लेकर के 24 घंटे के भीतर पुलिस को ये बताना होगा कि इसको क्यों पकड़े हैं, इसके अलावा उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और मजिस्ट्रेट के सामने एक बार पेश हुआ अगर वो व्यक्ति, तो अगर मजिस्ट्रेट उसको कहता है कि हाँ इसे और आगे भी गिरफ्तार करके रखना है या पुलिस कस्टडी में रखना है, तब तो रखा जा सकता है, नहीं तो उसे 24 घंटे के भीतर ही छोड़ना पड़ेगा, 24 घंटे के बाद छोड़ना पड़ेगा। ये पुलिस के पास ये पुलिस को करना होगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 22 कहता है। ये नागरिकों के लिए भी है और गैर नागरिकों के लिए है, कुल मिला के व्यक्तियों के लिए। अच्छा, व्यक्ति और नागरिक सब में अंतर है, व्यक्ति कहीं लिखा है या नागरिक, ठीक है, तो इन दोनों में अंतर है। नागरिक क्या होता है, जो देश के जिनको देश की नागरिकता प्राप्त है, मतलब भारत की नागरिकता प्राप्त है, वो नागरिक कहलाएंगे। व्यक्ति मतलब कोई विदेशी भी हुआ ना, यहाँ आया है, यहाँ पकड़ा गया, तो ये वाले सारे रूल, ये 20 से लेकर के 22 तक के सारे रूल इनके ऊपर भी लागू होंगे। और आर्टिकल 19 के भी कुछ प्रावधान उससे मतलब उसके तहत उसको कुछ संरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या रहा। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है 135, 134, 140 और 133। तो इसका सही आंसर है 135, ठीक है। बहुत ही गंदी रिपोर्ट, बहुत ही गंदा इस बार का भारत का प्रदर्शन रहा है। पिछली बार भी, खैर पिछली बार की बात बाद में करते हैं। इसमें 146 देशों में से भारत का नंबर था 135, ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखते हैं, ये जो रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ मेल और फीमेल। मेल और फीमेल की अगर बात करें तो मेल और फीमेल के बीच का जो जनसंख्या है, क्योंकि मेल की जनसंख्या हर जगह ही लगभग ज़्यादा है और फीमेल की थोड़ी सी कम, तो ये तो देखते ही हैं। ये एक पॉइंट हो गया कि मेल और फीमेल की उस देश में क्या जनसंख्या में क्या अंतर है, ठीक है। मान लो भारत की बात करें तो भारत में मेल और फीमेल की जनसंख्या में क्या अंतर है। उसके बाद मान लो मेल और फीमेल कहीं काम करते हैं, वर्क कर रहे हैं, तो ये देखा जाएगा कि उस कंपनी में सेम काम के लिए मेल को कितना पेमेंट मिल रहा है और फीमेल को कितना मिल रहा है, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड क्या है कंडीशन इनकी। तो अगर कई बार देखिए भारत में तो खासकर सेम काम के लिए मेल को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और फीमेल को कुछ कम दिया जाता है, तो ये वाली चीज़ होती है। जबकि 8 आवर ये भी काम कर रहे हैं, पता चला 8 आवर ये भी काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें होती है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ये देखता है। तो अगर इस रिपोर्ट की स्केल की बात करें तो ये 0 से 1 के बीच होता है, जिसमें भारत को जो मिला है वो 0.629 है, 0.629 है। भारत का अगर पुराना रिकॉर्ड देखें तो 2021 की बात करें तो 140 थी, थोड़ी सी सुधरी है, लेकिन देशों की संख्या भी कम हुई, क्योंकि यहाँ पे जो 2021 वाला डेटा है उसमें 156 देश थे। थोड़ी सी रेटिंग तो सुधरी है, बट इसमें ये भी है, लेकिन पॉइंट में भारत के 2021 में 0.625 था स्कोर, और इसमें खैर स्कोर तो कहीं पूछा जाएगा नहीं। तो पहले नंबर पे आइसलैंड रहा, तो इसका नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेनली है भारत का, तो भारत का ध्यान होना चाहिए। भारत का स्थान रहा 135
और 2021 का भी ध्यान रखना है, 1-2 साल पीछे का भी पूछा जाता है। तो 146 था, नहीं सॉरी 140 था, 146 देशों में था और ये 156 देशों में 140 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से अनुप्रयोग जीनोमिक्स से संबंधित है? जीनोमिक्स से संबंधित कौन से घटक है, कौन से घटक या कौन से अनुप्रयोग जीनोमिक्स से संबंधित है, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो संक्रमण घटकों के विकास का अध्ययन पहला है। दूसरा है विशिष्ट जीनोम की फोनोटाइपिक, जैसे कि संक्रमितता और रोगजनकता प्रदान करना। तीसरा है एक संक्रामक घटक की संवेदनशीलता या दवाओं के प्रतिरोध का मूल्यांकन करना। तो इनमें से कौन सा काम या कौन सा अनुप्रयोग जीनोमिक्स के द्वारा किया जाता है या जीनोमिक्स की विशेषता है, ये वाला क्वेश्चन है। तो संक्रमण घटकों के विकास का अध्ययन, संक्रमण घटक कैसे विकास करते हैं? संक्रमण घटक कुछ भी हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं या वायरस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये जीनोमिक्स में आता है, ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा है विशिष्ट जीनोम की फोनोटाइपिक, ठीक है। फोनोटाइपिक को मैं अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा जटिल है। तो इसमें संक्रमितता और रोगजनकता प्रदान करना, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये चीज़ ये भी जीनोमिक्स में आता है, ये देखा जाता है जीनोमिक्स के जरिए। तीसरा है एक संक्रामक घटक की संवेदनशीलता या दवाओं के प्रतिरोध का मूल्यांकन करना। इसका मतलब है कोई वायरस है या बैक्टीरिया है, वो दवा है, मान लो कोई दवा उसको कोई ड्रग कोई दी जा रही है, तो उसके प्रति वो कितना जल्दी रेजिस्टेंस कितना जल्दी उत्पन्न करता है। तो ये चीज़ ये इन तीनों चीज़ों का अध्ययन फोनोमिक्स में किया जाता है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड सही, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों सही। अब ये सवाल मैंने पूछा क्यों? ठीक है, डब्ल्यू की एक रिपोर्ट आई है जिसकी जीनोमिक्स की बात की गई थी, इस वजह से ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ और जान लें, इसमें फोनोटाइप के बारे में जानना है। तो फोनोटाइप को जानने से पहले हमें थोड़ी सी कुछ और चीज़ें जाननी होंगी। ओके, फेनोटाइप को जानने के लिए हमें जेनोटाइप को भी जानना जरूरी है। पहले जेनोटाइप को जानेंगे तो ही फेनोटाइप को जान सकते हैं। तो जेनोटाइप क्या होते हैं? किसी भी कोशिका को ले लो या किसी भी आरएनए को ले लो, इसमें कौन कौन से जीन मौजूद हैं, इसके अध्ययन को जेनोटाइप कहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति या किसी स्पीसीज की बात करें, व्यक्ति तो ठीक है, किसी स्पीसीज के अंदर कोई किस टाइप का जीन मौजूद है, मान लो किसी स्पीसीज के अंदर लंबा होने का जीन मौजूद है या किसी स्पीसीज का जो जीन्स है वो डार्क है तो वो उसका कलर डार्क होगा, किसी का लंबा होने वाला जीन है तो वो लंबा होगा। तो इसको ऐसे सिंपल समझ सकते हैं। फेनोटाइप, अब फेनोटाइप की बात करें तो ये जो जीन है ना, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, इसके अध्ययन को फेनोटाइप कहते हैं, इससे फेनोटाइप कहते हैं। और फेनोकॉपी क्या होता है? फेनोकॉपी होता है मान लो दो जीन है, इन दोनों को अलग अलग वातावरण में रखा गया, इसको अलग इसको अलग, उसके बाद भी अगर ये दोनों एक जैसे दिखते हैं ना, इसको हम फेनोकॉपी कहते हैं, एक दूसरे के कॉपी, ठीक है। ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कृषि के संदर्भ में प्राय समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण या जीनोम सिक्वेंसिंग की तकनीक का भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, ये है क्वेश्चन। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन का यूज किया जा सकता है, ये है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोधक और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवांशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें यह पूछा जा रहा है कि किसी भी जगह, कोई जगह है वहाँ पे कोई फसल लगाई जानी है और वो सूखा है, ठीक है, सूखा पड़ रहा है, वहाँ पे पानी कम है, जैसे धान की खेती की जानी है और पानी कम है, तो जीनोम का यूज़ करके कैसे उसे कम टाइम में और कम पानी में उसकी पैदावार ज़्यादा या धान की पैदावार ज़्यादा की जा सकती है, इस तरह के ये वाला क्वेश्चन है। ये टेक्निकल वर्ड है, इसलिए समझ में नहीं आ रहे होंगे, इसलिए मैंने ये समझा दिया। तो ये वाला क्या सही है? ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यह तकनीक फसली पौधों में नई किस्म को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को कम करने में मदद करती है। टाइम कम लगेगा, वो इसी में मैंने जवाब दे दिया कि अगर चावल है उसको जल्दी पकाया जा सकता है, जल्दी वो पक जाएगा, तो ये वाला, तो ये भी सही हो गया।
तीसरा, इसका उपयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। तो ये तीनों ही सही है, इसको मैं समझाता हूँ कैसे। तो तीनों ही ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, उसके जरिए हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या बताते हैं, ये जीनोम का सबसे पहले डिकोडिंग करने के लिए खासकर फसली पौधों में जिसकी बात की जा रही है वो किया किसने? सबसे पहले चीन ने किया, क्योंकि चीन में आपको पता ही होगा चावल की खपत सबसे ज्यादा होती है दुनिया में। चावल सबसे ज्यादा चीन में होता है, सबसे ज्यादा उसकी खपत भी चीन में ही हो जाती है। तो और उल्टा उन्हें भारत से भी खरीदना पड़ता है, अदर देशों से भी वो खरीदते हैं। कोविड के टाइम पे उन्होंने काफी कुछ खरीदा था। चीनी वैज्ञानिकों ने वर्ष 2002 में चावल के जीनोम को डिकोड किया। अब भारत ने इसका यूज कैसे किया? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने चावल की बेहतरीन किस्मों जैसे पूसा बासमती 1 और पूसा बासमती 1121 को विकसित किया, ठीक है, इसको विकसित किया। अभी क्या है, जो बासमती चावल है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम और काफ़ी ज़्यादा पानी लेता है और उसकी पैदावार कम है। लेकिन जब से ये दो किस्में आई हैं तो इसमें समय भी कम लगता है और जल्दी पक जाती है और ज़्यादा पैदावार भी बढ़ा दी गई है। कैसे बढ़ाया गया? बस इसका जीनोम बदल दिया गया। किसी दूसरे चावल का जीनोम लिया गया होगा जिसकी पैदावार जल्दी होती होगी और ज़्यादा होती होगी और इसमें डिकोड कर दिया गया होगा इसके अंदर। तो वो खैर टेक्निकल हो जाएगा, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। जीनोम अनुक्रमण में कम समय लगता है, इसी में ये वाला कवर हो गया जो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन था इसके लिए। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं। जीनोम अनुक्रमण मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक फसल के संपूर्ण डीएनए या अनुक्रम के अध्ययन करने में सक्षम बनाती है, ठीक है। एक डीएनए है, उसमें क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या सब कुछ, वो हम पहले इस वाले उसमें पढ़ ही चुके हैं, ये वाला पढ़ ही चुके हैं। जेनोटाइप, फेनोटाइप ये सब समझ ही चुके हैं। तो ये सबको समझने में मदद करता है। तो इसमें किस प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस जो भी हो वो लग सकता है, उस चीज़ के बारे में ये समझने में मदद करती है। मान लो यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आने वाला है और ये है एक आरएनए जीन है। यहाँ पे मान लो कोई बैक्टीरिया लगने वाला है तो वो कुछ ऐसा डिकोड करके इसमें कुछ ऐसा इसका डीएनए में चेंज कर देंगे कि ये वाला वायरस उसमें, या ऐसा हो सकता है कि इसमें पहले से ये वाला वायरस लगता आया था, इस टाइप का वायरस, तो उसको पहले से ही इसको डिकोड कर देंगे कि इस वाले वायरस से ये बच जाएगा, ठीक है। तो जिससे डिकोड जिस भी वायरस के प्रति इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें डाल दी जाएगी, वो वाला वायरस इसमें लगेगा ही नहीं। तो ये चीज़ इसमें की जा सकती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से ले लेते हैं। ICC ODI टीम रैंकिंग 2022 में पाकिस्तान की रैंकिंग क्या रही? तो पाकिस्तान की रैंकिंग यहाँ पे पूछी जा रही है 3rd, 4th, 5th या 6th। तो इसका सही आंसर 2 सेकेंड में आप देख लें और इसका सही आंसर होगा 4th। पहले 3rd पे था, अब भारत 3rd पे आ गया है, ये 4th पे हो गए हैं। तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। पहले स्थान पे अभी न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के 126 अंक है। इसके बाद क्योंकि अभी भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है, इंग्लैंड जब इसके पहले फर्स्ट नंबर पे थी, तो इंग्लैंड इस समय 122 अंक के साथ दूसरे नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर पे है। और 108 अंक के साथ भारत तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे 106 अंक के साथ पाकिस्तान है। तो ये थोड़ा सा किसी पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये थे आज के करंट अफेयर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चन और बढ़ाने हैं तो जरूर बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एफबी स्टडी।